चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटर, लेक्चर नंबर 2। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस के बारे में, आज पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। अच्छा ये बताओ, एनर्जी का कोई फॉर्मूला आपको याद है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, वहां पर एक बार एनर्जी देखी थी हम लोग ने। अब क्या हम लोग उससे कुछ यूज कर सकते हैं? चलो देखते हैं। अगर मान लेते हैं क्या है सी, क्या है आपका सी कैपेसिटेंस है। क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। क्या होगा? दो प्लेट होगी सर, उनके बीच में एक सेपरेशन होगा। इन दोनों प्लेट के ऊपर क्या करेंगे हम, इनको कनेक्ट कर देंगे किससे? बैटरी से, है ना, जिसको चार्जिंग कहते हैं। अब जब चार्ज कर देंगे, जब बैटरी क्या करेगा, इधर से ये पॉजिटिव, इधर से नेगेटिव, इधर क्या हो जाएगा सर, इस वाली प्लेट पर सारे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इस पे सारे नेगेटिव एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और इससे होगा क्या, इनके बीच में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी जो कि पॉजिटिव प्लेट, इसका नाम कर देते हैं प्लेट नंबर ए, इसका प्लेट नंबर बी। ए टू बी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। तो क्या कहेंगे भैया, इसको कहने लगेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या कहेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस कितना? सी। ठीक है, इतनी सी लाइन जो लिखी हुई है उसके पीछे की स्टोरी ये है। तो जब चार्ज हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसकी ये बैटरी हटा देंगे, तो हमारा जो कैपेसिटर है कुछ इस प्रकार का दिखेगा। क्लियर है? ये सब पिछली क्लास को मैं पढ़ा के आया हूं, इसलिए मैंने रिवीजन करा दिया। चलो आगे देखते हैं। ऑन बीइंग कनेक्टेड टू अ बैटरी, मैंने ऑलरेडी कर दिया ये काम खत्म। ठीक है, अब इनके बीच में क्या आ जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर इनके टर्मिनल में देखेंगे क्या लगा देंगे, वोल्टमीटर लगा दिए। क्या लगा दिया? वोल्टमीटर। तो क्या मिलेगा, इस पे जो रीडिंग मिलेगी वो क्या दिखाएगी, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि कितना है इस समय, V। कितना है? V। ठीक है, तो पहले कितना था, जब ये अनचार्ज कंडीशन में थे बैटरी लगाने के पहले, तो इनके बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, क्योंकि प्लेट नंबर ए और प्लेट नंबर बी पर दोनों पर चार्ज कितना था? 0, है ना, न्यूट्रल थे ना वो। ठीक है, तो ये समझ में आता है इससे। तो इसका मतलब है अगर हमने Q चार्ज ट्रांसफर किया, या फिर हमने क्या किया, Q इसकी जब चार्जिंग की तो टोटल चार्ज कितना एक्यूमुलेट हुआ इस पे हुआ सर जी प्लस Q, इस पे कितना हुआ माइनस Q। अब ये कैपिटल लिख दिया तो डरना नहीं है, यहाँ पर हमने स्मॉल q लिखा हुआ है। चलो आपकी खुशी के लिए इसको मिटा के हम स्मॉल लिख देते हैं, और बताओ, डरना मना है। ठीक, तो जब हम लोग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखते थे, क्या लिखते थे भाई, C इज इक्वल टू किसी भी एक प्लेट पर कितना चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज क्या हो जाएगा इस केस में, ये हो जाएगा ना स्मॉल q अपॉन v, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो इसका मतलब है मुझे चार्ज की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करूंगा मैं, q बराबर c इनटू v। ठीक है शिवांश, क्या भाई, ये तो सिंपल था। ठीक, आगे, लेट द बैटरी सप्लाई अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq। अब क्या कह रहे हैं कि जो चार्ज की वैल्यू आपने q बताई है, टोटल चार्ज है ना, मैं कह रहा हूं मान लीजिए किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो बैटरी ने सप्लाई किया था चार्ज कितना था, वो dq। d लग जाए, ये याद कर लो ये बात जो बोल रहा हूं, d लग जाए किसी भी क्वांटिटी के आगे, इसका मतलब है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, है ना, ये बहुत छोटी वैल्यू की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब ये सारे जो स्मॉल स्मॉल वैल्यूज हैं सब जुड़ेंगे तभी टोटल चार्ज बनेगा। क्यों? अरे भाई गिनो ना इस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके स्मॉल चार्ज हैं मिलके, तब टोटल चार्ज कितना बना रहे हैं, स्मॉल q। समझ गए? तो dq का मतलब क्या होगा, उसी ढेर सारे चार्जेस का एक छोटा सा हिस्सा। ठीक है, आगे कह रहे हैं द कैपेसिटर एट कांस्टेंट पोटेंशियल, कह रहे हैं अभी आपका पोटेंशियल कितना है, v है। ठीक, उस पोटेंशियल के दौरान हमने dq चार्ज को भेजा, देन करेस्पॉन्डिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तब क्या होगा, आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाएगा किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर। कुछ कुछ पचा? अब उसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर डिनोट करते हैं एनर्जी को U से, और इसके लिए क्या होगी, पोटेंशियल इनटू चार्ज ट्रांसफर। तो मैंने बोला स्मॉल चार्ज गया तो स्मॉल एनर्जी स्टोर हुई, टोटल चार्ज आएगा तो टोटल एनर्जी जो स्टोर होगी वो दिख जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अगर इसको रिलेट करना, अगर इसको याद करना है तो ऐसे मैं आसान पढ़ाऊं तो कह दूं कि रट जाना बेटा, और समझाने पे आ जाऊंगा तो 10th क्लास चला जाऊंगा। 10th क्लास में पढ़ा था हमने पहली बार। समझना है कि ऐसे अच्छा लग रहा है? तो समझना है। स्टोरी सुने हम लोग, शुरू करें स्टोरी? यस सर। ठीक है, तो हमने पढ़ा था 10th क्लास में V बराबर W अपॉन Q। जो आपका पोटेंशियल होता है बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ ए कंडक्टर, मतलब किसी भी तार के अंदर से अगर चार्ज Q ट्रांसफर हो, कितना चार्ज
Q ट्रांसफर हो रहा है T समय में, तो जितना हमने कार्य किया किसी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में, उस कार्य के जितने चार्ज को ट्रांसफर करेंगे उसे डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल। कहां पढ़ा था? एनसीईआरटी में पढ़ा था, 10th क्लास की पढ़ा था, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का हेडिंग था, उसी के नीचे लिखा हुआ, वही फॉर्मूला भी लिखा हुआ, अभी भी वही लिखा होगा, अगर मोदी जी ने डिलीट नहीं किया तो। नहीं, फर्क क्या पड़ता है, हमारे पास तो है ना, हम बताएंगे तुम्हें। ठीक है, तो इसका मतलब है हमने फिर एक और चीज पढ़ी थी, एक चैप्टर और था, वर्क वाला एक चैप्टर था, है ना, उसके अंदर हमने ये सीखा था जो वर्क होता है वही तो एनर्जी है, जिसको वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं। तो इसका मतलब है ये वर्क को ही हम एनर्जी से भी रिलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना बॉस। तो इसका मतलब है ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे किया हमने? वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम। उसमें क्या कहते हैं, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उस समय जो उसका एनर्जी होगी वो कैसी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। अब देखना ध्यान से, अब कहोगे ये सब तो हमने कभी सोचा ही नहीं, ये तो चार्ज के अंदर। अब मोशन का कांसेप्ट देखो, एकदम परफेक्ट सेट होगा। चार्ज पहले चल रहा था, फिर आके क्या हुआ, प्लेट पे इकट्ठा हो गया, कहीं जा रहा है, अब कहीं जा रहा है, रेस्ट पे है कि नहीं है? इसका जो एनर्जी होगी वो कैसे होगी? रेस्ट एनर्जी होगी। तो ये है भी तो पोटेंशियल एनर्जी, है भी तो पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब है मैं इस W को U से डिनोट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। इसका मतलब यहीं से एक फॉर्मूला बना ले, तो W बराबर हो जाएगा V इंटू Q, और W क्या लिखते हैं? U। U बराबर क्या आ जाएगा? W इंटू V इंटू, माफ करना, V इंटू Q। अरे सर ये सेम चीज लिखी हुई है ना, ये तो 10th क्लास की चीज है। अब 12th में क्या करते हैं, ये सब पता नहीं है तो रट जाते हैं। रट जाओ, फिर क्या करना है, फर्क क्या पड़ेगा, आंसर तो आ जाएगा ना तुम्हारा। तो आंसर नहीं, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है बॉस। कंसेप्ट रहेगा तो कभी भी भूलोगे तो आपको हमेशा याद आ जाएगा। ठीक है, ये था W बराबर Q, और यहाँ पर W को लिख सकते हैं हम लोग, तो U बराबर V इंटू Q, और यही सेम देखना आएगा यहाँ पर। तो अब DU है, टोटल लेंगे तो टोटल में क्या लगेगा आपको पता है क्या लगेगा? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन करता क्या है? सारे स्मॉल वैल्यूज को जोड़ देता है, बस हर बार बराबर वैल्यू को वो जोड़ता है, मतलब कांस्टेंट रेट पर ही वो क्या करेगा? एडिशन करेगा, इसीलिए इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो इसका पूरा फॉर्मूला क्या आएगा भाई बताओ? इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? जीरो से U, जीरो से टोटल एनर्जी कितनी है? U, तो जीरो से U तक जाना है। ये कहां से चार्ज कहां से कहां तक जाएगा? पहले से, एक मिनट सुनो आराम से, पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। क्या लिखा है भाई? कांस्टेंट पोटेंशियल, मतलब है कि कुछ भी हो जाए V की वैल्यू नहीं बदलने वाली। V की वैल्यू, इसके पीछे भी साइन से बताएं क्या? आप अभी देखो, कभी भी करंट जीरो हो जाता है लेकिन वोल्टेज हमेशा सेम रहता है। बैटरी देखी है? ड्राई सेल देखी है? कहोगे ड्राई सेल क्या बोल दिया सर आपने? ड्राई सेल वो होती है जो रिमोट में लगती है बैटरी। दिखाएं ड्राई सेल? जब तक मौत नहीं हो जाती तब तक वोल्टेज सेम रहता है बैटरी में, मतलब जब तक चार्ज जीरो नहीं हो जाता, मतलब डिस्चार्ज ना हो जाए। ये कह रहा नहीं दिखाएंगे भाई, खुल ही नहीं रहा। ठीक है, वो तो फ्रिक्शन है, चार्जिंग है, उसमें भी चार्जिंग है, ज्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे तो परेशान हो जाओगे। ये है आपकी ड्राई सेल। ठीक है, जब तक डेड नहीं हो जाएगी तब तक चार्ज ट्रांसफर करती रहेगी, है ना। एक होती है वो वाली जो पानी वाली बैटरी होती है, जो घर में लगी होती है, उसमें हम लोग क्या फिल करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, पता है ना? केमिस्ट्री तो पढ़ते हो यार, फिजिक्स नहीं आती, केमिस्ट्री भी नहीं आती। पानी क्यों डालते हो? पानी क्यों डालते हो? सोचा नहीं कभी? पानी खत्म हो जाता है तो बैटरी डिस्चार्ज जल्दी क्यों हो जाती है, या फिर बैटरी काम ही नहीं करती है? अगर पानी एकदम सूख जाए उसमें तो कभी बैटरी काम करेगी? ये मैंने भी बताया है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था, सेल जब पढ़ाया था तो बताया था कैसे काम करती है बैटरी। बहरहाल चलिए, अभी इतना टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी वापस से, तो इसका मतलब है V क्या है? कांस्टेंट, इसीलिए उसके ऊपर इंटीग्रेशन नहीं लगा। इंटीग्रेशन उसी चीज पे लगेगा जिसकी वैल्यू कांस्टेंट ना हो, जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है। चेंज क्या हो रहा है? चार्ज। इस पे पहले 1 आया होगा, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैक्सिमम तक चला गया होगा। तो मैक्सिमम चार्ज कितना है इसका? स्मॉल q। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लगेगा? इसको क्या कहते हैं? लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। लिमिट ये समझाती है शुरू कहां से करना है और खत्म कहां पे करना है। शुरू कहां से करना है और खत्म कहां पे करना है। ठीक है, ठीक। अब एक और चीज देखिए, अब बेसिक वाला इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा? x। अब x की जगह हटा के क्या लिख दो? u।
तो इंटीग्रेशन में du क्या होगा, u होगा। लेकिन अब u की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, 0 से u तक। चलिए करके दिखाते हैं, करेंगे आगे जाएं, नोट तो नहीं कर रहे। चल देखो, ये हो जाएगा u और इसके आगे लगेगा एक स्क्वायर ब्रैकेट और लिमिट कैसे लगेगी, 0 और ऊपर क्या आएगी, इसको एक और चीज कहते हैं लोअर लिमिट, क्या कहते हैं। अभी तक जिसने जिंदगी में पढ़ाई नहीं करी वो भी सीख जाएगा, अगर वो अभी भी शांति से सुन ले बस, ठीक है। इसकी वैल्यू किसकी वैल्यू होगी, अगेन v तो कांस्टेंट है, उसको तो कोई छेड़ ही नहीं सकता, कांस्टेंट को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, वो जैसे है वैसे ही रहेगा। मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, dq क्या बन जाएगा, अब अभी सिखाया था इंटीग्रेशन ऑफ dx है तो क्या आएगा आंसर, x आएगा। अगर लिमिट लगी हुई है, जैसे यहां से 0 से x कर दिया, तो यहां पर भी लिमिट क्या जाएगी 0 से x, ठीक है बॉस। तो अगर मैं dq पे इंटीग्रेशन लगाता तो dq में से d हट जाएगा, आएगा क्या q, और इस पे लिमिट क्या लगेगी 0 से q, ठीक है। अब लिमिट कैसे पुट करते हैं वो सीख लेते हैं। तो पहले हम लोग ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे, तो पहले ऊपर वाली वैल्यू मतलब इसको रिप्लेस करोगे जो लिमिट की वैल्यू, सीखो अगर किसी को नहीं आता देसी भाषा में, इसको रिप्लेस कैसे करना है, जो वैल्यू लिखी है, तो यहाँ पर आ जाएगा u, कैपिटल u रहेगा, माफ करना मैंने जल्दी बना दिया। तो उसके बाद क्या करोगे, तो सब्ट्रैक्ट करोगे, दूसरी वैल्यू क्या है लोअर लिमिट माइनस, अब u की जगह क्या जाएगा 0, ठीक, इक्वल टू, अब यहाँ पर v इनटू फिर से पहले q फिर ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बन गया, u बराबर v q, देखो वही आया ना, इतनी मैथ करी लेकिन पहुंचे तो वहीं 10th क्लास में सीख गए थे, पता ही नहीं था, अनजाने थे हम लोग, है ना, अब जानकार हो गए। अभी देखो, अभी खेल खत्म नहीं हुआ, और कैसे लिख सकती है महक कहेंगे हमने एक फॉर्मूला रटा हुआ है, वो फॉर्मूला यहाँ दिख नहीं रहा, कौन सा फॉर्मूला है वो, तुम्हें नहीं पता। v बराबर क्या होता है, q बाई c, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये भी फॉर्मूला एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर का ही, ठीक है। इसमें एक और चीज आएगी, एक चीज में चेंज करनी पड़ेगी, पूरे फॉर्मूले में चेंज करनी पड़ेगी। अगर हम v की वैल्यू, अगर v को हम q बाई c के फॉर्म में करते हैं, पूरा चेंज करना पड़ेगा, माफ करना। तो सर ये भी तो सही है, ये सही है, लेकिन अभी पूरी तरह सही नहीं, मुझे दोबारा करना पड़ेगा, मुझे एक और चीज ऐड करनी। अगर मैंने क्या कहा, कंडीशन सुन लो ध्यान से, और तुम भी कहोगे सर सही कर रहे हो, ठीक है। मैंने v को पहले ही क्या कर दिया, q बाई c पुट कर दिया, c इज कांस्टेंट बट q की वैल्यू तो यहाँ फिक्स है ना। अब यहाँ पर एक dq ऑलरेडी था, अब इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन में q अंदर जाएगा, ठीक है, लिमिट क्या होगी 0 से q, इधर तो u आपका आ गया, इज इक्वल टू क्या जाएगा, देखो यहाँ पर 1 बाई c और इंटीग्रेशन ऑफ q dq। अब देखो मामला बदल जाएगा, आंसर ही बदल जाएगा तुम्हारा, देखो ध्यान से, आप देखो जिसको नहीं आता है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता है, x की पावर कितनी है 1, यहाँ पावर कितनी है 1, फॉर्मूला बनता है x की पावर n प्लस, यहाँ n कर देता हूँ, n प्लस 1 बाई n प्लस जो भी पावर है उसमें एडिशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कितना एडिशन होगा 1 का एडिशन, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर मैं इसको देखूंगा ध्यान से, ये हो जाएगा 1 बाई c, और देखो लिमिट के साथ, लिमिट तो ऐसे ब्रैकेट में, अब q की पावर कितनी हो जाएगी 1 प्लस 1 कितना होगा 2, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, ठीक है। लिमिट क्या होगी 0 से q, तो पूरा फॉर्मूला कैसा लिखने लगेगा, देखो ध्यान से, u बराबर, अब देखो पहले एक बार q पुट करेंगे तो 1 बाई c बाहर रखो, तो ये हो जाएगा आपका q स्क्वायर बाई 2 माइनस फिर 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर बाई 2, कितना आ गया बताओ, u बराबर 1 बाई c q स्क्वायर बाई 2, यही तो आएगा ना। पहले वाले का केस गलत है, गलत है वो, गलत इसलिए है क्योंकि हमने q को अवॉइड किया, बाद में नहीं पुट कर सकते ना, अगर चार्ज वेरी कर रहा है, वो टोटल चार्ज के साथ पोटेंशियल लेंगे ना, इसलिए किसी इंस्टेंट में देख लेंगे तब तो आपका क्या हो जाएगा, रेशियो की बात हो रही है, सुनते जाओ ध्यान से, मैं भी अपने आप को ही गलत प्रूफ करने जा रहा हूँ, देखो तुम तो कर नहीं पाओगे, करना चाहिए लेकिन तुमको। v बराबर क्या बोला था dq बाई, यहाँ पर q बाई c बोल दिया,
ये एक रेशियो है, मैंने इतने अच्छे सिखाया हुआ है। रेशियो मेंटेन करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू फिक्स नहीं की जा सकती। इसको मैं अगर इसकी वैल्यू कहता हूं ये 1/2, तो इसका मतलब जब चार्ज आपका 2 होगा और कैपेसिटेंस कितनी होगी 4, तब भी तो 1/2 के बराबर है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब है कि मैं इससे लोअर वैल्यू मतलब Q की वैल्यू जब 1 होगी और C की वैल्यू 2 होगी तब भी तो मेरा V सेम है। तो बस V को देख के ये नहीं बोल सकते कि Q भी आपका हमेशा सेम बना रहेगा। इसीलिए मैंने अपने ही डेरिवेशन को चेंज करके वापस से बताया कि ये हर जगह प्रूफ हो जाएगा। वो तब प्रूफ होगा जब आपका Q आपका पहले से फिक्स्ड है, ठीक है। समझ गए गलती? ये बाई 2 ले आने के लिए मैंने इसको दोबारा से किया। अब ये हर इंस्टेंट पर वेरीफाई हो जाएगा, जितनी वैल्यू होगी चेंज करते जाओ। ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। ये नोट करो। और कोई फॉर्म है इसकी? आप यहां से चेंज कर सकते हो सारे फॉर्म, है ना। यहीं से एक और फॉर्म बना सकते हैं, u इज इक्वल टू, बताओ क्या चेंज कर सकते हैं? q की जगह cv लिख सकते हैं। cv स्क्वायर बाय cv है, c कट जाएगा एक। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा? नेक्स्ट फॉर्म क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ यार, मैं आंसर बता चुका हूं यार। q की जगह क्या कर दो? cv पुट कर दो। q बराबर cv हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये 1/c into c स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2, एक c कट गया, क्या बचेगा? 1/2 cv स्क्वायर, जो तृप्ति ने बताया। एक और फॉर्म बचा है। अब इसमें से हम लोग कुछ और यूज कर सकते हैं। एक c निकाल लो और एक v निकाल लो। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/2 c into v into v। cv क्या होता है? q के बराबर। यहां से बन गया 1/2 qv। ये भी फॉर्मूला है। एक मिनट चेक कर लेता हूं ऑनलाइन में सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिख तो रहा है, ठीक है। नोट करो फटाफट। तो कितने फॉर्म हो गए? मतलब देखा जाए तो सारे बस हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक हो गया आपका q स्क्वायर अपॉन 2c, एक हो गया आपका 1/2 cv स्क्वायर, एक हो गया आपका 1/2 qv। ये सारे फॉर्मूले सेम हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, जगह नहीं है, मैं एक साइड ऐड करना नहीं चाहता हूं, तो मैं डिक्टेट कर दूं, आप लिखोगे क्या? चलो मैं यहां लिख रहा हूं, मैं मिटा दूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखना, इसको मैं मिटा दूंगा अभी। लिखो, अगर किसी ने पूछ दिया वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने कितना वर्क किया, तो उसके लिए क्या होगी? चार्ज सप्लाइड इनटू पोटेंशियल, टोटल चार्ज। यहां टोटल चार्ज आ जाएगा, चार्ज। अब कहोगे ये लिखवाने की क्या जरूरत है? यही शुरुआत की थी क्लास की, मैंने शुरुआत यहीं से करी थी मैंने। कहोगे नहीं आ रहा तो अभी मैं सबको एक और से दौड़ा उड़ा के मारूंगा। क्या होता है भाई? v बराबर w/q, यही तो फॉर्मूला सबसे पहले लिखा था मैंने। तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यही तो मैंने सबसे पहले लिखा था, है ना, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। बैठो भीग गए, चलो कोई बात नहीं है, बारिश हो रही थी, बात हुई तुम्हारे भैया से, कोई बात नहीं। तो इसको और क्या लिख सकते हैं? cv स्क्वायर लिख सकते हैं। जल्दी लिख लो फटाफट, इसका मिटा देंगे इसको। फिर और क्या लिख सकते हो? q स्क्वायर अपॉन c। किसी को ये समझ नहीं आया? देखो यहाँ c एक मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, जिससे c स्क्वायर बन गया, v स्क्वायर बन गया, मतलब ये cv को ही तो कहते हैं q, तो q का स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया? c। ठीक नहीं आता तो याद करो, बहुत सिंपल है ये। आ रहा है? क्या हो गया बेटा? नोट करिए फटाफट। सबको समझ में आ रहा है? ऑनलाइन आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है? अनाहिता, अंशुल, सोनाली एंड महक, कोई दिक्कत पूछिए फटाफट। देखिए, हमने बोला एक आइसोलेटेड स्फीयर को हमने क्या दे दिया? चार्ज। कितना चार्ज दिया? टोटल चार्ज हमने प्लस q दिया। तो ये जितने भी चार्ज हैं इनका सबका सम करो, कितना आएगा? नेट कितना आएगा? कैपिटल Q इज गिवन टू एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो इसका पोटेंशियल राइज होगा तो कितना होगा? अगर सरफेस पे कहेंगे सर, कहेंगे सर इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की सोचना ही नहीं है, हमने पहले ही पढ़ लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ ए स्फीयर इज गिवन बाय k q। q क्या है? टोटल चार्ज अपॉन जो सेंटर से उसकी
दूरी होगी, सेंटर से कितना रेडियस है इसका, देखो दिया हुआ है r, इसका मतलब ये कह रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r, यही तो इसका पोटेंशियल होगा आफ्टर गेनिंग चार्ज कैपिटल Q, जब आपने कैपिटल Q चार्ज उसको दे दिया तो अब अगर इससे पूछ दिया जाए, किसने पूछ दिया मुझसे कैपेसिटेंस बताओ, तो कैपेसिटेंस के लिए डरने की कोई जरूरत तो है नहीं, मुझे पता है Q अपॉन V तो होता है कैपेसिटेंस, और मुझे V तो फर्स्ट इक्वेशन में मिल ही गया। तो अगर हम देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं आसानी से इसका कैपेसिटेंस निकाल सकता हूं, जो कि संस्कृति बहुत दिन से चिल्ला रही है सर एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला आया नहीं अभी तक, तो ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला। ठीक है, तो कैपेसिटेंस के लिए क्या होगा, वैल्यू ही तो पुट करनी है, जो C बराबर Q इज डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू फिर क्या हो जाएगा Q अपॉन R। देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां चला जाता है, न्यूमरेटर में, तो ये दोनों कहां चले जाएंगे, न्यूमरेटर में, तो कैसा दिखेगा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इनटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई कैपिटल Q, ये कट जाएगा तो फॉर्मूला क्या बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे ये तो ऐसी चीज आ गई जो कि ना चार्ज पे डिपेंड कर रही है और ना ही आपके पोटेंशियल के ऊपर, तो यहां से ये समझ में आया कि जो कैपेसिटेंस है वो इंडिपेंडेंट है किसके, चार्ज के और पोटेंशियल के। यही बात मैंने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी और मैंने बोला था ये आगे चल के आपको प्रूफ मैं कर दूंगा, जो कि यहाँ पर ये प्रूफ हो जाता है कि कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैंने बोला ये जो आइसोलेटेड आपका स्फेरिकल कंडक्टर है इसको मैंने पानी के अंदर डाल दिया, अभी कहां रखा था ये एयर में, अब इसको मैंने पानी के अंदर डाल दिया, तो जो ये फॉर्मूला है ये वाला, इसमें क्या चेंज आएगा और कौन बताएगा मुझे, एप्सिलॉन नॉट की जगह सर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r आ जाएगा, है ना, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आपका परमिटिविटी चेंज हो जाती है और कुछ चेंज नहीं आएगा। तो इसके बाद तुरंत हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, कर दूं नेक्स्ट, हो गया, ये है आपका मेन फॉर्मूला, तो यही है आपका मेन C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, चलिए नहीं हुआ। अच्छा लिखो प्रभु यार तुरंत देखिए अगर हमने क्या कर दिया, ये तो यार नेक्स्ट हो गया, मुझे एक स्लाइड चाहिए होगी, मेरा अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, तो आगे आपका फैक्टर के ऊपर आ गया, अभी हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे। चलो मैं इस पे ही लिख देता हूँ, ठीक है, लेकिन मिटाना पड़ेगा, नोट्स खराब हो जाएगी, तो रुक जाओ, एक स्लाइड ही तो ऐड करनी है। देखो इसके बाद लिखिए, इफ द आइसोलेटेड कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड अ मीडियम, किसी मीडियम के अंदर मैंने प्लेस कर दिया, then V will be equal to what, 1/4 pi epsilon naught into epsilon r q upon r। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, नहीं उसी हेडिंग में चल रहा है, 3 हो गया, ठीक है। एंड अगेन इक्वेशन नंबर 2 चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, है ना। और इन दोनों को अगर मैं यहाँ ऐसे लिख दूं, एप्सिलॉन लिख दूं तो कोई दिक्कत, मैंने बहुत प्यार से सिखाया है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r होता है, यही ओरिजिनल परमिटिविटी होता है, परमिटिविटी का जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो यही है, एप्सिलॉन है। लेकिन हमेशा जब एयर के मीडियम में, इन एयर में क्या होता है, ये 1 हो जाता है, इसीलिए हर फॉर्मूले में हमें एप्सिलॉन नॉट मिल जाता है, ठीक है। तो मीडियम के केस में अब मैं इसको रीराइट कर सकता हूं, मैं रीराइट करूंगा तो मैं इसको धीमे से मिटा दूंगा और यहां क्या लिख दूंगा, एप्सिलॉन अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 यहां से क्लियरली है C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या मैं पूरा करूं फिर से या फिर डायरेक्टली लिख दूं आंसर, क्यों भाई, चलो कर देते हैं यार, कोई बात नहीं, चेहरा देख के लग नहीं रहा है कि आप लोग कॉन्फिडेंट है। क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर Q अपॉन R
और यहीं पे नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन। ये डिनोमिनेटर कहाँ चल जाएगा? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हमेशा कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में। तो 4 पाई एप्सिलॉन r इनटू कैपिटल Q डिवाइड बाय कैपिटल Q कट जाएगा, बचेगा क्या? 4 पाई एप्सिलॉन r। ठीक है, तो इसका मतलब है कैपेसिटेंस क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो गया, डिक्रीज होगा? इंक्रीज हो जाएगा बॉस, बिकॉज C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन r। बाकी सारी चीज तो सेम थी ना? नहीं बचा? नहीं बचा उसको? रुको दोबारा देखो। चलो देखो पुराने वाले, अब देखो क्या करने वाला हूं मैं, इसको मैं C डैश बोलूंगा। क्या बोलूंगा? C डैश। ठीक है, तो यहां से क्लियरली है कि C डैश को अगर डिवाइड कर दूं मैं सीधे तो मुझे दिख जाएगा कि कितना वैल्यू इंक्रीज हुआ, पता चल जाएगा ना रेशियो निकालने से। तो क्या आ जाएगा? अगर वैल्यू पुट करूंगा 4 पाई एप्सिलॉन को मैं ओपन कर लूंगा, दैट इज एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r इनटू कैपिटल R डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, क्या सब कुछ कट जाएगा, सिर्फ एक वैल्यू बचेगी। तो मैं लिख सकता हूं C इज नथिंग बट एप्सिलॉन r टाइम्स ऑफ C एंड एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। आंसर इज यस, हमेशा 1 से ज्यादा होगी। तो क्या हो जाएगा आपका? एप्सिलॉन r ही है जो फैक्टर है जो कि इंक्रीज कर रहा है हमारे पूरे कैपेसिटेंस को। समझ गए? तो इस वाले फॉर्मूले को और इलैबोरेट कर दें तो ऐसा कुछ दिखेगा। ये रिलेशन है, ये काम आएगा आपके लिए बहुत आगे चल के। ठीक है, ओके, सबको समझ में आ रहा है? शिवान समझ में आ रहा है तुम्हें? ऑनलाइन बच्चों आप लोगों को आ रहा है सब कुछ? आगे बढ़ते हैं। हर चीज पे आपको रिएक्ट नहीं करना आना चाहिए, है ना? कुछ चीजें ऐसे अवॉइड भी करनी आनी चाहिए, जिससे कि आपका दिमाग जो है डिस्टर्ब नहीं होगा। पढ़ते टाइम ऐसा होता है ना कि फोन चलाने का मन करता है वो जो डांस कर रही थी रील्स में उसको देख लें 2 बार। क्यों? लड़कों की बीमारी, लड़कियों क्या होता है, कहानी घर घर की देख लेते हैं एक बार खोल के, है ना? आजकल हमने देखा है ट्रेंड, पाकिस्तानी ड्रामा बहुत देखते हैं, है ना? वो पाकिस्तानी नहीं, वो कोरियन है। नहीं, 2 चल रहा है, एक तो के ड्रामा चल रहा है ना? एक चल रहा है पाकिस्तानी। मैं तो दोनों ही नहीं। हाँ, रियलिटी शो छोड़ी दो, बिग बॉस देख के तो बच्चे बर्बाद हो गए। मैंने आज तक ये एपिसोड नहीं देखा उसका। रोडीज देखते हो फिर? हाँ, मैं कुछ नहीं देखती, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ, ठीक है, अब तो आप संत हो गए, ब्रह्मचारी हो सबके सब। आप फोन नहीं देखते, कभी टीवी देखा ही नहीं, टीवी क्या होता है, स्मार्ट टीवी तो भूल ही जाइए। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है? साइज और शेप पर डिपेंड करेगा बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्टली उसकी कैपेसिटी को ये रिलेट कर सकता है। जब जगह ही नहीं होगी तो क्या ही बैठेंगे चार्ज? क्यों? चार्जर क्या कर रहा है? इसके ऊपर बैठ जा रहा है, बैठ ही तो रहा है। नहीं बैठ रहा ही नहीं, बैठा से बताओ। हाँ भाई बैठ रहा है जाके, और क्या, जगह है, बैठ गए। अब जगह ही नहीं होगी तो कहाँ बैठेंगे, है ना? आगे सराउंडिंग मीडियम से क्या फर्क पड़ता है? देखो अभी कुछ दिन मैंने सिखाया था, अगर हमारे कैपेसिटर की प्लेट के आसपास कोई न्यूट्रल प्लेट रख दी जाए तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि चार्ज आपके क्या हो गए, अब इंगेज हो गए, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जो आपका न्यूट्रल प्लेट है उसको। ये मैंने करके आपको दिखाया था उसमें डायग्राम बना के, है ना? इसका मतलब है सराउंडिंग मीडियम के कारण आपका कैपेसिटेंस तो इंक्रीज या फिर इन्फ्लुएंस हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है सराउंडिंग मीडियम से ही फर्क पड़ता है कैपेसिटेंस पे। प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर नियर बाय, बात तो वही कह रहा था मैं इतनी देर से, है ना? और एक और चीज है, अगर हमने यहाँ पर एप्सिलॉन r पे डिपेंडेंसी बोल दूं तो ये मीडियम को ही रिलेट कर रहा है। जब मीडियम पानी के अंदर चला गया, फिर तेल के अंदर चला गया, है ना, फिर दीवार के अंदर चुन दिया उसको, तो मीडियम बदल जाएगा, तो आपका परमिटिविटी चेंज हो जाएगी, है ना? दीवार के अंदर क्या होगा? चुन बोला प्लास्टर देखा, ईटा लगाते हैं उसमें जगह बनाएंगे, संस्कृति को उसी के अंदर। वही मैं सोच रही थी, लेकिन मैं कुछ और सोच रही थी। ये तो अंग्रेज पैदा हो गई है, गलत देश में आ गई तुम।
इंडिया में देखो इतनी स्टोरी है। कौन सी स्टोरी है, किसकी स्टोरी है जिसको चुन लेते हैं? हाँ अनारकली, देखो उसको देखो, पता है तो चेक करने का तरीका है। अनारकली की स्टोरी पढ़ रही हो तुम। चलिए, आउटर स्फीयर इज अर्थ। अब हम क्या कह रहे हैं कि अब हमारा एक स्फीयर था, ठीक है, ठीक, एक सेंटर है, दो प्लेट मैंने बना दी, ठीक, एक का साइज बड़ा है, ठीक, एक का साइज छोटा है, इसको कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। ऐसे स्फीयर या फिर कंसेंट्रिक स्फीयर, अभी तुम्हें सर्कल दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये स्फेरिकल शेप का, जैसे कैनवस की बॉल होती है ना, कभी कभी कुछ बॉल आती है उसके अंदर भी कोई एक बॉल छोटी सी होती है, तो वही वाला ये स्फीयर है, ठीक है। एक स्फीयर बड़ा सा है, उसके अंदर एक छोटा सा स्फीयर है, ठीक है। अब दोनों की अपनी अपनी सतह होगी कि नहीं होगी? अरे दो अलग अलग स्फीयर है, दोनों का अलग अलग होगा, तो इसका मतलब है इसके ऊपर भी चार्ज अलग से आ सकता है और बाहर वाले पे भी आ सकता है। लेकिन देखो ध्यान से देखो, हमने अंदर वाले स्फीयर को चार्ज ट्रांसफर किया। हमने क्या कहा, सिर्फ अंदर वाले को हम चार्ज देंगे, बाहर वाले को हम नहीं देंगे, उस पे हम कुछ जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। क्या बोला मैंने? कुछ जुगाड़ कर देंगे कि उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। ध्यान देना कि जुगाड़ वर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि इंडिया में पैदा हुए तो जुगाड़ तो ब्लड में है ना। चार्ज नहीं है तो हम चार्ज बना देंगे। कैसे बनाएंगे देखो, अब हमने इसको दे दिया पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब इसका रेडियस कितना है, ये r1, तो इसका पोटेंशियल निकालना तो बहुत आसान है सर जी, KQ/r1। तो जो पोटेंशियल चेंज आया, जो पोटेंशियल इसका आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, जो V की वैल्यू कितनी होगी, KQ/r1। Q क्या है, जो टोटल चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है आपके इनर स्फीयर के ऊपर। क्या बोला मैंने? इनर स्फीयर के ऊपर जो टोटल चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, जो हमने उसको चार्ज ट्रांसफर किया। अब देखना ध्यान से, अब ये जो पॉजिटिव है, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हो, ध्यान से देखना बेटा, मैं जो बता रहा हूँ बहुत प्यार समझना, मजाक तो हो गया बहुत। अब इसके ऊपर न्यूट्रल, मतलब जब हम कभी भी देखते हैं, जैसे अगर ये पेन है, केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, बॉन्ड बनता है ना, तभी मैटर एग्जिस्टेंस में आता है। तो ये मैटर है कि नहीं है ना, फिजिकल एग्जिस्टेंस इसकी दिख रही है ना, दिख रहा है ना तुमको, पता चला गायब होगा, मिस्टर इंडिया बन गया, है ना। तो इसका मतलब है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव भी होगा। अगर मैं टोटल करूंगा तो जितने प्लस होंगे उतने माइनस होंगे, जीरो हो जाएगा। तो फिजिक्स वाला क्या कहेगा, कहेगा भैया ये जीरो है, मैं क्या कहूंगा, जीरो चार्ज है। तुम कहोगे सर पॉजिटिव नेगेटिव, मैं कहूंगा कुछ नहीं, इस पे जीरो है, क्योंकि वो तो न्यूट्रल है। वो क्या है, न्यूट्रल। तो मतलब यहाँ पर एक पॉजिटिव बनाऊंगा, अगर मैं कहूंगा अभी फिजिक्स में, तो मैं कहूंगा एक पॉजिटिव बनाओ एक नेगेटिव, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ऐसा ही कुछ इस पर भी हो रहा होगा, जितने पॉजिटिव उतने। अब जब तक यहाँ प्लस क्यू नहीं था, तब तक तो ये आसानी से बैठे हुए थे। जैसे समझो यहाँ सब दोस्त हो तो कोई दिक्कत नहीं, अभी लड़ाई हो जाए तो जो लड़ाई वाला गुट होगा वो एक तरफ बैठेगा और जो शांत गुट होगा वो एक तरफ बैठेगा। एक ऐसे भी होंगे उसमें कुछ जो बैठ के बस इधर का बात उधर, उधर का इधर, वो क्या कर रहे हैं, वो रिएक्शन करवा रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट है वो मेरे, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, वो पॉजिटिव की तरफ भी जा रहे हैं और नेगेटिव की तरफ भी जा रहे हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मीडियम है। मीडियम क्या है, एयर। क्या हो गया, बोल गई कुछ? नहीं, मैं कुछ बोल रही थी, कैटलिस्ट और टेंपरेचर इंक्रीज कर। हाँ वही है, वो उसका मक्खन मलाई वो कहते हैं ना कि आग में घी डाल रहे, लग रहा है बहुत कैरेक्टर में चली गई लड़की। वापस आओ, देखो अब ये पॉजिटिव आ गए तो इसके ऊपर पॉजिटिव भी था और नेगेटिव भी था। अब ये पॉजिटिव वाला कहेगा मेरे करीब वो आए जो मुझे पसंद है। पॉजिटिव क्या पसंद है, नेगेटिव। तो सारे नेगेटिव कहाँ आ जाएंगे, प्लेट के अंदर के साइड, और जितने पॉजिटिव है उनसे दुश्मनी है। क्या कहेगा, भागो। लेकिन कहेगा भैया हम तो बस लटके हुए हैं बस पे, उतरने का रास्ता ही नहीं है। तो सारे कहां से जाएंगे, जितनी दूर जा सकते हैं, है ना। तो बाहर वाली प्लेट पे चले गए सारे के सारे। ध्यान से देखना, एक सेकंड में समझ में आने वाला है। ये मैं आपको सिखा रहा हूं बड़े ही प्यार से, देसी भाषा में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन सिखा रहा हूं। फिजिक्स में बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहां पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 2 के अंदर, 2 या 3 के अंदर। अब जब मैंने कहा कि ठीक है, ये कह रहे भैया हम उतर नहीं पा रहे क्योंकि बस चल रही है, तो हम कैसे उतर जाए, मतलब कोई रास्ता नहीं जाने का। अब इसके आगे जंप तो नहीं कर जाएंगे, जंप नहीं कर जाएंगे, कैसे जंप करेंगे, कोई मीडियम ही नहीं जाने का। तो हमने कहा कोई बात नहीं, रुको। हमने कहा रुको, तुम्हारे लिए हम
एक रास्ता बनाते हैं। हमने क्या किया, बगल में अपनी एक खाली बस लेके आए और लगा दी दोनों साउथ इंडियन वाली सीढ़ी, है ना। अब एक बस से दूसरी बस पे ये जंप मारेंगे, लेकिन चलती हुई बस स्टंट हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है, ये कह रहे थे भाई यहाँ से निकल, ऐसे धक्का लगा रहे। अब ये सारे कह रहे हैं चलो भैया रास्ता मिल गया, सारे के कहां भाग रहे हैं, सीढ़ी की तरफ। सीढ़ी कहां है तुम्हारी, ये वायर। इनको रिसीव कौन कर रहा है, सबसे बड़ी बस तो हमारे पास एक ही धरती माता, उनके पास तो अनंत जगह है। आ जाओ सारे आ जाओ, है ना, सबको बचा लेंगे। ठीक है, चलो तो ये सारे कहां भाग के जाएंगे, सारे इस वायर के थ्रू अर्थ में चले जाएंगे। कुछ समय बाद जब ये सारे चार्ज चले जाएंगे तो जो डायग्राम बगल में बना हुआ है वो आपको दिखने लगेगा। तो अब देखो ध्यान से, क्या ये कैपेसिटर है, मैंने क्या सिखाया, मैंने क्या सिखाया था, जरूरी नहीं है कि दोनों प्लेट की साइज सेम हो। मैंने क्या बोला था, जरूरी नहीं है दोनों की प्लेट की साइज सेम हो। मैंने क्या बोला था, दोनों पर जो चार्ज होंगे वो इक्वल और अपोजिट होंगे, तभी वो कैपेसिटेंस बनेगा, नहीं तो ये अर्थ वाला वायर क्या कर रहा है, इसको कैपेसिटर बनाने में मदद कर रहा है। बिना इस अर्थिंग वायर के ये कैपेसिटर बन सकता है, नहीं बन सकता। ठीक है, चलो पढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं कहानी। When a charge Q is given to an inner sphere, it is uniformly distributed. Uniformly वर्ड का मतलब ये होता है कि बराबर दूरी पर सारे इक्वल चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे। ज्यादा हो गया ये, अब सुनो। नहीं सबको तोड़ना आता है यार, एक बार सब्र करो थोड़ा। ठीक है, देखो इसका मतलब ये होता है, देखो भाई तुम दोनों देखो, जो सबसे छोटा चार्ज होता है एग्जिस्टेंस में, जो हमारे यूनिवर्स में पाया जाता है, वो क्या होता है पता है, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्लस में बोलेंगे तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो बड़े भाई जब ये प्लस लिखा हुआ है ये प्रोटॉन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो ये सारे जुड़ के क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जो टोटल चार्ज आपने उसको दिया, कितना दिया था, यहाँ क्या लिखा हुआ है, कितना दिया हुआ है, कैपिटल Q। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि जब हमने इसको इनर स्फीयर को दिया तो ये बराबर चार्ज बट गया पूरे स्फीयर पर, और सब बराबर बराबर जगह पर हैं। मतलब इन दोनों के बीच में जो दूरी होगी वही इनके बीच में भी होगी, वही इनके बीच में होगी, और सारे के सारे कोई विवाद नहीं है, सबको बराबर बंटवारा कर दिया हमने। ठीक है, आगे देखिए, अब कह रहे हैं अ चार्ज -Q इज इंड्यूस्ड। इस वर्ड का मतलब समझ लो पहले से, ये क्या हुआ, ये इसलिए आया, ये माइनस चार्ज इसलिए आया क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज आया, बिना इसके वो नहीं था, इंड्यूस किया, है ना, क्या किया, आग में घी डाल दिया, तो अब ये सारे के सारे तुरंत जल गए। हाँ, हम यहाँ पे हैं, चलो भैया निकालो, कट्टा निकालो, आज चलना है बाहर, है ना। ठीक है, तो ये सारे इकट्ठा हो गए, लेकिन बात पता था यहाँ तो यहाँ विवाद ही नहीं, तो सिर्फ मजा ले रहे हैं। ठीक, तो फिर कैसे हुआ, इनर सरफेस पर और आउटर सरफेस में क्या हो गया, +Q। लड़ाई होने से पहले ब्रिज बना के निकाल दिया, लड़ाई हुई नहीं, है ना, लेकिन इनको समझ नहीं आया, इनके आने से क्या हो गई, पॉलिटिक्स, और बन गया एक नया प्रोडक्ट जो कहते हैं कैपेसिटर। तो यहाँ से कह रहे हैं भैया इसको ग्राउंड करने से सारे के सारे चार्ज हो गए, ये बन गया तुम्हारा इस पे। इंड्यूस का मतलब इन्फ्लुएंस करना, कोई चीज नहीं है हमने बना दी। ठीक है, तो वो हो गया आपका स्फेरिकल कैपेसिटर, जो खुद ब खुद ना हो, किसी और के कारण हो, उसी कहते हैं इंड्यूस होना। ठीक है, तो खुद ब खुद तो यहाँ कुछ हो नहीं रहा था, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव शांति से बैठे हुए थे, है ना। नेगेटिव चार्ज अंदर क्यों आया, क्योंकि आपका पॉजिटिव चार्ज उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है या फिर इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, लिख लो फटाफट, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़े, चलो अब इसकी वैल्यू निकालो, तो सॉल्व भी तो करना है, बस इसकी हवा में पढ़ोगे क्या, मिटा दें इसको। चलो एक फॉर्मूला मैंने लिखा है, बाकी आप लिख के बताओ। मैंने V लिख के दे दिया आपको, मैंने V लिख के आपको दे दिया, दैट इज KQ/R1। ठीक, क्या सिर्फ R1 ही होगा, R2 नहीं होगा, तो ये तो आपका इनर सरफेस के लिए, तो मैं VI लिखूंगा, क्या लिखूंगा, इनर स्फीयर के लिए आपका पोटेंशियल है, फिर आउटर भी होगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, आउटर के लिए क्या हो जाएगा बताओ, ये निगेटिव पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, तो लिखो फटाफट लिखो, क्या जाएगा, -Q/4πε0R2 KQ/R। बाहर वाले सरफेस की दूरी सेंटर से कितनी है, R2 है, कितनी है, लिख लो फटाफट। बस 2 मिनट में क्लास एंड कर रहे हैं, 2 मिनट ज्यादा नहीं लेंगे, जल्दी लिख लो फटाफट। तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा सर, टोटल पोटेंशियल V इनर प्लस V आउटर, ऑटोमेटिकली सर यहाँ पर क्या बन गया,
K को मैं लिख सकता हूँ 1/4πε0 और फिर यहाँ जाएगा प्लस Q अपॉन R1 माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R2। ये माइनस कैसे है? ये माइनस Q था। जल्दी लिखो फटाफट। अब समझ में आ रहा है सबको? हो गया सर। मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दोबारा यही वर्ड यूज करना है तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक है, इसको V1 कहें और V2 कहें। और हेडिंग क्या है? पोटेंशियल एट, यहां लिख देता हूं, हेडिंग लिख देता हूं, पोटेंशियल एट इनर स्फीयर। किसके ऊपर? इनर स्फीयर के ऊपर जो टोटल पोटेंशियल होगा, मतलब इस वाले के ऊपर जो टोटल पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? V1 प्लस V2 के बराबर। ठीक है, लिख लो। अब मुझे ये बताओ, सिर्फ मैं एक बात पूछूंगा, मुझे वही जाननी है। ठीक है, ये माइनस Q पोटेंशियल लगा रहा है। अच्छा, ये नहीं आया होगा समझ में सबको ना? ये रुको जरा यार, सबको आना चाहिए ना, एक लोगों को थोड़ा ना पढ़ा है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़े इसलिए ऐसा लग रहा है आपको। सीख लो, अब एक बार सिखाएंगे, एक बार एक सीखना है, दोबारा मौका। हाँ, सीख तो गए हो, क्या बोलना ये भी जान गए हो। बस ऐसे ही पढ़ते रहो, देखो सब आ जाएगा। हमने पढ़ा रहे हैं, तुमको पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं भाई? पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा रहे हैं। ठीक, बड़ा आसान है यार, कुछ है नहीं इसमें। अगर मैंने बोला इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो तो फॉर्मूला क्या रट गए हो? V = सर जी KQ/R। सुनते रहो ध्यान से, गलती एकदम नहीं होगी। अब मैंने बोला ये बात जो आपको नहीं पता थी वो मैं बता रहा हूं कि ये जो सरफेस है इसके अंदर कोई पॉइंट लाई कर रहा, मान लो ये पॉइंट लाई कर रहा, इसकी दूरी कितनी है? R2 है। कितनी है? R2 है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला लेक्चर जब देखोगे तो समझ में आएगा, बैकलॉग में समझ में आएगा। मैं अभी के लिए ये बता रहा हूं कि आपका कभी भी स्फीयर होता है जो हॉलो स्फीयर या फिर कंडक्टिंग स्फीयर, जो आपका लास्ट सरफेस होता है उसके बाद जितना भी सेंटर की तरफ आओगे, सेंटर की तरफ आओगे मतलब कम हो रही दूरी, दूरी क्या हो रही है? देखो सेंटर से दूरी R ज्यादा R2 कम, उस पर जो पोटेंशियल होगा वो लास्ट सरफेस वाला ही होगा। क्या होगा? सरफेस कहां था? ये ऊपर था, इसके बाद तो सरफेस ही नहीं है सर। इसका मतलब है V at P निकालेंगे, वो भी कितना आएगा? KQ/R। ठीक, अब देखना ये फॉर्मूला लड़ गए ना। अब देखो ध्यान से, एक सेकंड में देखो तुम्हें सब आ जाएगा। अब मैं कहता हूं, देखो ध्यान से, ये मेरा हो गया एक स्फीयर बाहर वाला, एक पॉइंट मान लेते हैं, इसमें मान लेते हैं पॉइंट क्या है? P। अंदर वाले मान लेते हैं Q। तो Q पे निकालेंगे तो Q पे क्या आएगा भाई? V Q के ऊपर आएगा। एक तो इसकी वजह से KQ/R1, लेकिन क्या सिर्फ यही अकेले होगा? अरे अभी तो पढ़ा के आए, बाहर एक सरफेस ऑलरेडी था, उसकी वजह से भी तो होगा। क्यों? अभी सिखाया था कि लास्ट सरफेस के बाद अंदर कोई भी बिंदु होगा उस पर भी वही पोटेंशियल पाया जाएगा। अब ये वाले भाई साहब आने की वजह से एक एक्स्ट्रा आ गया KQ/R1। तो इसका मतलब इसके साथ एक और भाई होगा, वो कितना होगा बताओ? K-Q/R2। उसी को मैंने लिख दिया V1 और V2। ठीक है, तो जो टोटल पोटेंशियल अंदर वाले स्फीयर पे होगा वो तो इसके कारण और इस वाले के कारण, दोनों के कारण होगा, है ना? समझ में आया? तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो मैं लिखा हूं वो सही है ना? अब मुझे ये लग रहा था कि तुम्हें कम आएगा, इसलिए मैंने पूरा पढ़ा। ठीक है, लिख लो फटाफट। हो गया? हो गया? रट गए? चलो देखो भाई, मतलब छापने में एक्सपर्ट हो गए। चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो 1/4πε0 और किसको कॉमन ले सकते हैं? Q को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या? 1/R1 माइनस 1/2। लिखो फटाफट, फटाफट लिख डालो। एलसीएम लेना आता है? न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? R2 माइनस R1/R1 R2, है ना? तो वही आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया, पोटेंशियल एट इनर स्फीयर। ये लिखा है, हेडिंग लिख दी मैंने, यहाँ VI लिखा है जानबूझकर। VI क्या हो जाएगा? V इनर स्फीयर, पोटेंशियल टोटल जो होगा। टोटल था ना, VT था। मैंने उसको चेंज किया ना, मैंने कहा था नाम चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, लिख लो भाई फटाफट। ये तो एयर के लिए है, तो एयर का क्या आया फॉर्मूला? यहां से आ गया सर, यहाँ कितना आया? 1/4πε0 into Q into R2 minus R1 upon R1 R2। ठीक, फटाफट कैपेसिटेंस निकालो। तो C बराबर क्या होगा? Q बटे V। क्या होगा?
Q बटे V, तो बस डिवाइड कर लेना, आंसर आपको मिल जाएगा। क्या वो नहीं आ रहा? अभी मैं आपसे पूछने वाला हूँ आउटर वाले स्फीयर का पोटेंशियल क्या होगा बाहर से, तो मैं आपसे पूछना है। ये तो इनर साइड में है ना, अगर हम बाहर चले गए तो क्या होगा? बाहर चले गए तो तुम एक सेकंड बोल सकते हो सर बाहर कोई चार्ज ही नहीं है। पी के बाहर की तरफ आउटर बोलूंगा, जब मैं आउटर बोलूंगा बेटा तो ये बाहरी सतह पे कोई चार्ज है तो उस पे कोई होगा पोटेंशियल, तो क्या हो जाएगा? जीरो। पहले ही लिख लो फिर। नेक्स्ट करें बेटा? चलो देखो, तो मैंने यहां से निकाला कि टोटल जो पोटेंशियल इनर पर होगा वो ऐसा कुछ दिखेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q इनटू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इनटू R2। ठीक, ये फाइनल फॉर्मूला हो गया। अब अगर मुझे कैपेसिटेंस निकालना है तो क्या आ जाएगा? Q अपॉन V, तो यहाँ V इनर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? Q डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q इनटू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 R2। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है? न्यूमरेटर में। कहाँ? न्यूमरेटर में। तो ये भी ऊपर चल दी है और ये भी भाई साहब ऊपर चल दी है, तो C की वैल्यू आ गई बताओ Q इनटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाई Q इनटू R2 माइनस, इसमें से Q कट जाएगा, फाइनल फॉर्मूला क्या दिखेगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 R1 डिवाइडेड बाई R2 माइनस, ये आपका फॉर्मूला बनके तैयार। अब यहीं से एक नया फॉर्मूला C डैश फॉर मीडियम, किसी मीडियम के अंदर क्या आ जाएगा? बस इसके सामने क्या लिख देंगे हम बताओ? एप्सिलॉन नॉट के आगे क्या लिख देंगे? एप्सिलॉन R। ठीक है, यहां जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, लिख लो फटाफट। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। खत्म ही है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट चल रहा है इसमें। सर आपको पता है हाँ बोलिए। मैग्नेटिक फील्ड डिलीट हो गई। R2 माइनस R1 दिख रहा है ना सबको नीचे? हाँ। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, अगर इसी केस स्टडी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास में क्या सीखेंगे हम लोग? अगर इनर वाले स्फीयर को, एक अंदर वाला स्फीयर था एक बाहर वाला, अब अंदर वाले को हम लोग अर्थ कर दें तो क्या होगा? अर्थ कर देंगे, सारा चार्जर क्या हो जाएगा? एक तरफ एक तरफ बस से उतर गए, है ना? और इस बार हम लोग आउटर स्फीयर को देंगे। ठीक है, चलिए अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।